एक नई नवेली पार्टी, उस नवेली पार्टी के इकलौते सांसद, इतनी सिक्योरिटी और टाइप 8 का बंगला, क्या वजह होगी? और बड़ी दुःख की बात है कि महिला पर अत्याचार हो रहा है और वो जस्टिस के लिए माँग की लड़ाई लड़ रही है। लेकिन हमारे पास एक और ऑप्शन रहता है कि अगर एफआईआर नहीं हो पा रही है, तो कोर्ट के थ्रू, डायरेक्शन के थ्रू भी हम एफआईआर करवा सकते हैं। तो अगर एफआईआर नहीं हो रही, प्रशासन या किन्हीं भी कारणों से दबाव में हो या जो भी कुछ उनका जो भी हो, तो वो कोर्ट से भी डायरेक्शन दिला के एफआईआर करा सकते हैं। इस वक़्त चर्चाओं में सबसे ज़्यादा अगर बहुजन राजनीति के मद्देनज़र रखें तो चंद्रशेखर आज़ाद बड़े नज़र आ रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर अनेकों प्रकार के सवाल निशान खड़े किए जा रहे हैं। आप नाम सुना होगा, उनके साथ हमेशा से जुड़ता है डॉक्टर रोहिणी घावरी। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एलिगेशन उन पर लगाए हैं, मानसिक और शारीरिक शोषण के। ये मुद्दा जो हो रहा है, अभी तक एफआईआर नहीं हो पा रही, कैसा देखते हैं? क्या कारण है कि अब तक एफआईआर नहीं हो पा रही है? देखिए, जो उनका इल्ज़ाम है वो संज्ञेय इल्ज़ाम है। हमें लगता है कि जहाँ पे उन्होंने एफआईआर वगैरह की, प्रशासन को सोचना चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए। एफआईआर होनी चाहिए, जाँच होनी चाहिए, क्या वास्तविक में ऐसा कुछ है? अगर है, तो अगर जो दोषी है, उस पे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एफआईआर तो होनी चाहिए। वो तो इन्वेस्टिगेशन, वो तो बाद का विषय है, क्या निकलेगा, क्या नहीं निकलेगा। लेकिन जिस हिसाब से वो अपनी बात करने वाली डॉक्टर रोहिणी घावरी वो साधारण महिला नहीं है, है ना? और समाज के लिए वो एक प्रेरणा स्रोत के नज़रिए से उन्हें देखा जाता है। एक ऐसी महिला के साथ इस तरीके से इतना समय एक एफआईआर के लिए होता होगा। आम महिला के साथ अगर इस तरीके की चीज़ें होती होगी, जबकि उन्होंने कहा है कि ऐसे और भी लड़कियां हैं, चंद्रशेखर आज़ाद के ज़रिए उनके साथ वो तमाम चीज़ें की गई है। तो अगर उन वो अब अगर आवाज़ नहीं उठा पा रही, तो फिर कैसा देख रहे हैं कि प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है, फिर प्रशासन का कैसे उनको सपोर्ट मिल पा रहा है? देखिए, समाज के लिए चिंता का विषय है कि हमारे समाज की एक महिला अपने ऊपर हुए दमन पर, अपने ऊपर हुए अत्याचार को लेके वो जस्टिस की मांग करती है, तो एफआईआर नहीं होती है। ये दुख की बात है समाज के लिए भी और प्रशासन के लिए। क्या वजह है वो तो उन्हीं को पता होगा। लेकिन हमारे पास एक और ऑप्शन रहता है कि अगर एफआईआर नहीं हो पा रही है, तो कोर्ट के थ्रू, डायरेक्शन के थ्रू भी हम एफआईआर करवा सकते हैं। तो अगर एफआईआर नहीं हो रही, प्रशासन या किन्हीं भी कारणों से दबाव में हो या जो भी कुछ उनका जो भी हो, तो वो कोर्ट से भी डायरेक्शन दिला के एफआईआर करा सकते हैं। और एफआईआर के बाद हमें लगता है जाँच होनी चाहिए और समाज के लोगों को भी निकल के आना चाहिए। महिला की बात है, समाज की, हमारे समाज के वो सदस्य हिस्सा हैं, जिनको हम नकार नहीं सकते हैं। तो उनके साथ खड़े होना होगा, किसी भी जाति, धर्म, ये सब चीज़ों से परे उठ के, क्योंकि ये सामाजिक इश्यू है और बड़ी दुःख की बात है कि महिला पर अत्याचार हो रहा है और वो जस्टिस के लिए माँग की लड़ाई लड़ रही है। जी, आपसे एक थोड़ा इसी से जुड़ा हुआ सवाल जानना चाहूँगा। डॉक्टर रोहिणी घावरी ने काफ़ी सारे जो इल्ज़ाम लगाए हैं, उन्होंने कहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद को जो टाइप 8 का जो बंगला मिला है, जो कैबिनेट मंत्रियों को मिलता है, एक नई नवेली पार्टी, उस नवेली पार्टी के इकलौते सांसद, इतनी सिक्योरिटी और टाइप 8 का बंगला, क्या वजह होगी? हाँ, लोग ये कयास तो लगा रहे हैं कि जो है उनका तो कुछ क्विड प्रो क्वो टाइप का मामला है। यानी कि कुछ बदले में, मतलब कि कुछ फेवर्स के बदले में उनको काफ़ी ज़्यादा मेहरबानी की जा रही है। अब ये क्या हो सकता है कि उनको अच्छा खासा बंगला मिला है, या किस 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 बेसिस पे उन पे मेहरबानी की जा रही है। 2024 के इलेक्शन से पहले हमने देखा कि उनको सिक्योरिटी मिल गई थी। हालाँकि उनको उनको मिलनी भी चाहिए थी, मैं सोचता हूँ, क्योंकि जो है उनके ऊपर हमला भी हुआ था। तो ये, लेकिन जिस प्रकार से उनको मिल गई, तो मेरे ख़्याल से कुछ लोग ये ज़ाहिर तौर पे लोग कुछ इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हालाँकि मैं इस पे ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, ना मैं उनके व्यक्तिगत मामले पे कमेंट करूँगा, रोहिणी जी के या किसी व्यक्ति पे। ये उनका मेरा व्यक्तिगत सवाल ये है हाँ, कि हाँ। क्या चंद्रशेखर आज़ाद की नज़दीकियाँ बीजेपी से है? क्योंकि कइयों बार बीजेपी के मंत्रियों के साथ उनकी मुलाकात, और जिस तरीके से जो गर्मजोशी से जो मुलाकात होती है, वो उनके वीडियोज़ काफ़ी बार वायरल हुए। हाँ, काफ़ी ज़्यादा मैंने देखा कि जो उनके वो मिलते हैं, गर्मजोशी से मिलते हैं बीजेपी नेताओं से। हालाँकि वो पहले सब हाँ, हनुमान बताते हैं, कहते हैं कि ये हमारे हनुमान हैं। वो रावण पहले कहे जाते थे, अब हनुमान बन गए हैं। तो हालाँकि रावण, उन्होंने अपना नाम उसको यूज़ नहीं करते हैं अब। तो मेरे ख़्याल से ये एक स्पेकुलेशंस तो लगाए जा रहे हैं कि ये भी उनसे बीजेपी से अंदर से मिले हुए हैं। ऐसे कुछ उनके वो रहे हैं, ट्वीट्स रहे हैं। हालाँकि उनको, क्योंकि जो है क्योंकि वो उनका टारगेट मुस्लिम वोट है।
तो मेरे ख्याल से वो बीजेपी से एक हद तक ही जो है नज़दीकियाँ बढ़ा सकते हैं। ज़्यादा वो बीजेपी से वो देखा जाएगा कि वो बीजेपी के ज़्यादा करीब जा रहे हैं, तो उनको मुस्लिम वोट का नुकसान होगा। और उनको मुस्लिम वोट मिलता भी है, उन्होंने नगीना में मुस्लिम वोट उनको काफ़ी मिला है। तो ये हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि उनको ये पता होगा कि उनके पास मुस्लिम वोट है, और मुस्लिम वोट अगर ज़्यादा बीजेपी से नज़दीकियाँ बनाएंगे तो आपके ऊपर भी बी टीम का तमगा लग जाएगा, जैसा बसपा के ऊपर लगा हुआ है। क्योंकि 2019 के दौर में बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने कई बार बीजेपी के फेवर में ट्वीट किया, और कई बार जो है अपोजिशन के खिलाफ खड़ी हुई, अपोजिशन का हिस्सा होते हुए भी। और उसके बाद जो हमारे एमपी साहब हैं बीएसपी के रामजी गौतम, उनके इलेक्शन में भी बीजेपी का साथ लिया गया। तो मेरे ख्याल से इससे बसपा की छवि एक प्रो भाजपा की छवि बनने में एक काफ़ी इसका काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर था मेरे ख्याल से। इस तरह की नज़दीकियाँ, कोई ख़ास नज़दीकियाँ भी नहीं थी, इस तरह की कोई गठबंधन हुआ हो इस तरह का। हाँ, लेकिन जिस तरह से उनका एटीट्यूड रहा था, लोगों को लगता था कि ये बीजेपी की बी टीम है, और पहले 3 बार उनका वो अलायंस भी रह चुका है, मतलब पोस्ट पोल अलायंस भी रह चुका है, जहाँ पे मायावती जी मुख्यमंत्री बनी थी। तो मेरे ख्याल से चंद्रशेखर को भी इससे सीख लेनी चाहिए कि ज़्यादा भाजपा से नज़दीकियाँ ना बढ़ाएं, वरना उनको मुस्लिम वोट्स का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।